चलिए अब बारी आती है प्रैक्टिकल्स की। तो हमारे कोर्स में चूंकि सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स भी हैं और मैंने आपको इनिशियली एक लेक्चर दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपके मोबाइल पर भी हम सी कंपाइलर इंस्टॉल करके और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे पास जिनके पास भी मोबाइल्स हैं उन मोबाइल से भी हम इन चीज़ों को हम कर सकते हैं, कोई इन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा ये जो सीरीज़ है मैंने इस हिसाब से बनाई है कि आप अपनी प्रैक्टिकल की फाइल्स भी तैयार कर पाएँ और कौन कौन से प्रैक्टिकल हम उस फाइल में चाहते हैं और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हैं, उस तरीके के प्रैक्टिकल्स को मैंने इंक्लूड करने की इसके अंदर कोशिश की है। हालांकि आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि उन पर्टिकुलर तरीके के प्रैक्टिकल्स के लिए या उन पर्टिकुलर तरीके के चीज़ों को जानने के लिए सी प्रोग्रामिंग की आपको किस तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम्स बना के दिखा रहा हूँ जो उस तरह की रिक्वायरमेंट जो आपके लिए है, उसके लिए आपको प्रोग्राम्स बना के दिखा रहा हूँ अलग अलग लेक्चर में। तो 2 लेक्चर इसके ऊपर मैं दे चुका हूँ, अब ये तीसरा लेक्चर है जो कि इवन ऑड नंबर का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इवन ऑड नंबर में सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज जो है वो होता है कि हम उसका जो बेसिक्स है, उसके जो बेसिक्स है वो बेसिक्स लिखे हैं। तो बेसिक्स मतलब हम लिखेंगे भाई इवन ऑड नंबर मतलब इवन ऑड नंबर होते क्या है, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि जिस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं उसका हमको आइडिया नहीं होगा कि वो है क्या चीज़, तो हम उसका प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज में आए हैं, जैसे हम प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ, इस तरीके के फंक्शन हम काम में लेते हैं, तो वो जो फंक्शन उसके अंदर यूज में आए हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे यहाँ पर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इफ एल्स हमारे काम में आया है, रिटर्न फंक्शन हमारे काम में आया है, और हमको जो भी खास बातें हमारे उस प्रोग्राम में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, व्हाट्सोएवर इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उस प्रोग्राम के बारे में, वो हम उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम जरूर लिखेंगे। और इसके बाद हम हमेशा जो है एक या तो फ्लो डायग्राम बनाएंगे, फ्लो डायग्राम बनाना हमको आना चाहिए कि किस तरीके से उस प्रोग्राम का फ्लो डायग्राम बनेगा और उसका पूरा किस तरीके से काम होगा, उसका एक फ्लो हमको क्लियर कट दिखाना आवश्यक है। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम भले ही छोटा सा है लेकिन उसके जो फंडामेंटल हैं, उसको किस तरीके से उसको क्रिएट किया गया, किस तरीके से उसके बारे में सोचा गया, किस तरीके के उसके लॉजिक, उसके जो लॉजिक हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए गए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से काम करेंगे। इवन ऑड नंबर हमको निकालने हैं, तो ये इसका ये प्रोग्राम है छोटा सा। सबसे पहले हम जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे। यहां पर हमको किसी विशेष प्रकार की हेडर फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, हम सिर्फ stdio.h हमने काम में ली है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल हमने काम में ली है यहाँ पे। यानी हमको कोई भी बहुत स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है, नहीं हमें कोई विशेष फॉर्मेटिंग की यहाँ पर आवश्यक है, इसके लिए हम दूसरी हेडर फाइल्स को काम में लें। चलिए आगे हम इसके अंदर हेडिंग देते हैं जो कि नॉन कंपाइल, जिसका कंपाइलेशन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी ये कंपाइल नहीं होता है, ये जो चीज है इसको प्रोग्राम पढ़ता नहीं है, लेकिन ये हमारे पढ़ने के लिए, ताकि हमें ये पता लगे कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा हमने, ये प्रोग्राम किस काम आता है। और कई बार हम ये भी करते हैं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्सों में बीच बीच में हम इस चीज को लिख देते हैं, जैसे आप देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको ये बताती है कि प्रोग्राम का ये हिस्सा वो क्या कर रहा है,
ठीक है ना, बस इसलिए है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम मेन जो प्रोग्राम है उसको इनिशियलाइज करते हैं, मेन इन द ब्रैकेट, और ये एक कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और मेन कर्ली ब्रेसेस से बंद होता है, और इसके बीच में जो कुछ होता है वो सारा हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है। और उसके बाद हम सबसे पहला काम करते हैं डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन आवश्यक चीज है, डिक्लेरेशन यहां पर करेंगे, क्योंकि जब तक डिक्लेरेशन नहीं करेंगे प्रोग्राम या कंपाइलर ये नहीं समझेगा कि आपने ये जो NUM जो काम में लिया है ये NUM है क्या चीज, ठीक है ना। जब तक उसको बताएंगे नहीं कि भाई ये नाम है, जब तक आपको नहीं पता लगेगा, जब तक प्रोग्राम को या प्रोग्राम चलाने वाले कंपाइलर को ये पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये है क्या चीज। तो हमने सबसे पहले NUM को डिक्लेयर किया, विच इज अ इंटीजर। फिर हमने स्क्रीन पे printf कमांड दिया जो कि यूजर के लिए है, ये है हमारे यूजर के लिए, यानी यूजर को ये पता लगना चाहिए कि भाई तुम्हें करना क्या है। तो ये पूछेगा एंटर एन इंटीजर, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है यानी कि पहले इन्वर्टेड कोमा बाद में इन्वर्टेड कोमा, ये सिंटैक्स आपको हमेशा सही होना चाहिए, सही होना आवश्यक है। ठीक है, तो सिंटैक्स हमको बहुत ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिंटैक्स अगर सही नहीं होता है तो हमें एरर देता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, हमने हर प्रोग्राम में बात करा है, हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके बाद स्कैनएफ, स्कैनएफ क्या करता है कि ये जो है वो इस जो भी मेमोरी लोकेशन होती है ना, जो मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर कि आपका इंटीजर आपने एंटर किया है, ठीक है, उसको पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है उसको पढ़ता है, यानी कि ये एंड NUM जो कमांड दिया ना, यानी आपने जैसे एंटर किया वो स्कैन एफ जो है वो उस मेमोरी लोकेशन को पढ़ लेगा, ठीक है। अब पढ़ लेगा तो वो ये समझ जाएगा कि NUM उसकी वैल्यू एक खास जो आपने लिखी है वो है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ये एक्चुअल काम है आपका, ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन है। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने का तरीका हमको मालूम है, इवन ऑड की डेफिनेशन। यदि उस नंबर में 2 का भाग जाता है, 2 से डिविजिबल यदि है तो हम कहते हैं वो इवन है, और यदि वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम कहते हैं वो ऑड है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, हमने फंक्शन काम में लिया, हमने एक्सप्रेशन काम में लिया, NUM %2 इज इक्वल टू 2। तो आप ध्यान दीजिए दो चीजें हैं, वन इज परसेंटेज, अनदर वन इज इक्वल टू, दो साइन है, ठीक है। ये आपको याद है, यदि मैं प्रोग्रामिंग में a इज इक्वल टू बी लिखता हूं तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि b की जो भी वैल्यू है वो a को असाइन होगी, यानी अब जो है वो a b के बराबर बन गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं b इज इक्वल टू सी लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो b है वो अब c के बराबर माना जाएगा, c बन गया है, वो c की वैल्यू b को असाइन होगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि इक्वल टू को जो साइन है ये जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। लेकिन हमको अगर सचमुच में इक्वालिटी चेक करनी है, यानी मेरे को देखना है कि वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट, ठीक है, तो यहां पर ये जो साइन है ना, ये इक्वल टू और उसके आगे भी एक और इक्वल टू, ये जो साइन है ये चेक करेगा कि क्या a बराबर b है, ये चेक करेगा। और यदि ये सच आएगा, यदि ये यस आएगा तो इसका आंसर होगा कंपाइलर का ट्रू, और यदि ये नो आएगा तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो यहां पर वो चेक करेगा नंबर %2 का मतलब क्या हो गया, a %b का मतलब होता है
कि ए से बी में भाग दूं तो जो भी कुछ आए, जो भी कुछ आए, एक तो पूरा पूरा भाग जाएगा और उसके बाद जो शेष बचेगा वो शेष फल ये बताएगा एक्चुअली। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि 5% 2, इसका मतलब ये है कि 2 का भाग 5 में दिया तो 4 1, तो ये इसका आंसर जो है वो 1 आने वाला है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमने ये चेक किया, नंबर %2 इज इक्वल टू 0 है क्या, यानी कि पूरा भाग जा रहा है क्या, शेषफल नहीं बचता है क्या। तो यदि इसका आंसर सच आता है, यानी इसका आंसर ट्रू आता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगा। और अगर इसका आंसर ट्रू नहीं आता है तो ये इसको स्किप कर देगा, एल्स में चला जाएगा और ये फिर इसके बाद वाला आंसर आएगा। तो यहां अगर ऐसा नंबर मैंने ऐड किया, एंटर किया है जिससे कि ये ट्रू आ रहा है, तो ये बोलेगा द नंबर इज इवन। ये %d जो है ये क्या बता रहा है कि ये इस नंबर का फॉर्मेट बता रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये सब भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, सी के लेक्चर हुए थे जब। तो ये %d इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको ये पता लगे कि ये नंबर जो हमने एंटर किया है, दिस नंबर इज अ इंटीजर नंबर। ठीक है ना। और %f लिखते हैं यदि हम, ये सब स्केप सीक्वेंस होती है, f लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से और भी सिंबल्स होते हैं। यहां पर आगे यदि NUM %2 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर यदि फॉल्स आता है तो हम एल्स पे चले गए और printf %d इज ऑड, यानी कि दिस नंबर इज ऑड। और उसके बाद रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब होता है कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है। यानी इसने क्या बता दिया कि ये इवन है या ऑड है। यानी अब आप इससे ये चाहो कि इसके पास कोई चीज है जो आपको दे दे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिटर्न का मतलब होता है कि यदि हमारे पास ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया है जिससे कि कोई वैल्यू प्राप्त हो रही है और उस वैल्यू को हम आगे यूज में लेना चाहते हैं, तो उसमें रिटर्न वो वैल्यू होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ऐसी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है जिसको कि आगे यूज में लिया जाएगा, तो उसमें रिटर्न 0 लिखा जाता है, या रिटर्न नहीं लिखा जाता, या रिटर्न नल लिखा जाता है। ये बात को ध्यान रखें। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम इस तरीके से बना है। तो अब हम आते हैं कि ये प्रोग्राम रन कैसे करता है। तो चलिए इसको हम बकायदा रन करके देखते हैं। तो ये कंपाइलर है मेरे पास, इस पर मैं इस प्रोग्राम को मैंने ये लिख दिया है, पूरा प्रोग्राम उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बना के दिखाया था। अब मैं इसको रन करता हूं। तो मैंने इसको रन किया F10 दबा के। ये देखिए एक नई विंडो मेरे पास खुल गई है और ये विंडो क्या कह रही है, एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर मैंने किया, कोई लंबा चौड़ा कोई सा भी नंबर मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, मैं एंटर करता हूं, इसने इसका आंसर दे दिया। ये देखिए 2136584 ये जो मैंने नंबर एंटर किया था, इट इज एन ऑड नंबर। और इसको हम बड़ी आसानी से हम भी देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, क्योंकि इसका आखिरी न्यूमरल जो है वो ऑड है, तो इसलिए ऑड नंबर ही आएगा। तो ये इस तरीके से इसने अपना एक रिजल्ट दे दिया। तो ये जो चीज है, ये प्रोग्राम अब मैं दोबारा चाहूं तो दोबारा रन करके देख सकता हूं। दोबारा मैंने रन किया, ये मैंने किया, आपके क्या कह रहा है, 564 इज इवन। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा हिस्सा अपन और इसमें जान लें कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि हमसे टाइपिंग में कोई गलती हो जाती है, जैसे ये छूट गया मुझसे सब कुछ और मैंने इसको करा, तो अभी तो चला है। अभी क्यों चला है, क्योंकि जो प्रोग्राम है, जब मैं कंपाइलर को एक बार जब मैं चलाता हूं, पहली बार प्रोग्राम को रन करता हूं, तो प्रोग्राम कंपाइल होता है, लाइब्रेरी के फंक्शंस उसके अंदर ऐड होते हैं और उसका एक एग्जीक्यूटिव फाइल बनता है। तो अभी क्या हो रखा है कि इसका एक एग्जीक्यूटिव फाइल बना हुआ है, उस एग्जीक्यूटिव फाइल में कोई डिफरेंस नहीं आया, मैंने सिर्फ रन किया उसको। मैंने जो कमांड दिया वो कमांड सिर्फ रन करने का कमांड दिया, तो ये रन हुआ बकायदा और इसका आंसर आ गया। लेकिन यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करने का कमांड दूंगा ना, मैंने अभी एग्जीक्यूट करने का कमांड दिया, तो ये फट से इसने एरर बता दी। तो इसने देखो, एरर के साथ साथ एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि एरर के साथ साथ बताता है कि एरर कौन सी है। देखिए यहां पर इसने ये लिख रखा है
सेमीकोलन बिफोर स्कैन एफ, यानी स्कैन एफ के पहले कहीं सेमीकोलन आना है। तो स्कैन एफ के पहले का मतलब इसके पहले वाले कमांड पे। तो हर कमांड के बाद में सेमीकोलन लगाना होता है, ये सी प्रोग्रामिंग में हमें पता है। तो यहां पर हम इस एरर को रिमूव कर देंगे। इस एरर को रिमूव करके हम दोबारा से कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब देखिए कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, नीचे आ गया कंपाइलेशन रिजल्ट आ गए, सारे हमारे को सब बता दिए गए और बोला कि भाई ये जो है ये कंप्लीट बन गया, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई वार्निंग नहीं है। और आउटपुट फाइल नेम ये रहा, जिसमें even odd डॉट exe करके ये फाइल बन गई है। और अब मैं जब भी रन करूंगा तो एक्चुअल में ये सीपीपी फाइल जो बनाई है मैंने ये रन नहीं होगी, बल्कि even odd डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होगी। दोबारा से रन करता हूं, दोबारा से वापस से यही चीज आने वाली है। तो 215 इज ऑर्डर, राइट। तो ये जो है ये अपना प्रोग्राम था, प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो तरीका है हर प्रोग्राम को आपको मैंने ये भी बता रखा है पिछले लेक्चर में कि भाई आप कोई अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप बहुत सारे फ्री कंपाइलर हैं। मैंने जिस पे अभी आपको करके बताया ये भी एक फ्री कंपाइलर ही था, इसमें भी कुछ नया नहीं करना था। और आप और भी ढूंढेंगे तो और भी फ्री सी कंपाइलर आपको मिल जाएंगे। तो सी कंपाइलर फ्री मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। आप सी कंपाइलर पे इसको प्रोग्राम को बनाइए, सीखिए। और यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है अपना, तो आपके पास यदि आपके पास मोबाइल है, कोई स्मार्टफोन है आपके पास, तो उस स्मार्टफोन पे आप सी कंपाइलर की एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके ऊपर बनाइए प्रोग्राम और रन कीजिए, बनाकर देखिए तो आपका सब प्रोग्राम जो है वो चलेगा और आप उसको बड़े आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये जैसे इसका आउटपुट है, ये हमारा प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई नया प्रोग्राम देखेंगे, दूसरे किसी नए प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और उसको इसी तरीके से सीखेंगे। आप अपने सीनियर्स से भी पूछ सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम की फाइल पिछली बार बनाई गई थी, तो वो फाइल आपको अगर कहीं से मिल जाए, किसी सीनियर के पास मिल जाए, या वो कम से कम आपको ये बता सके कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए थे, तो आप अपने मोबाइल पे या फिर अपने कंप्यूटर पे बना के उनको रन करके ट्राई कीजिए और उसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। सो अंटिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर तैयार रहिएगा। ऑल द बेस्ट।